हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट पेडागोजी एसएसटी के लिए आपकी सीरीज यहाँ पर चल रही है पेडागोजी की, जिसके अंदर आपको सामाजिक अध्ययन शिक्षण शास्त्र से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके एचटेट, यूपीटेट, आरटेट और आपके सीटेट में पूछे जाते हैं बार बार, क्योंकि इसके अंदर आपके जो है पेडागोजी के अंदर वही सवाल पूछे जाते हैं जो प्रीवियस पूछे गए हैं और जो आसपास आपके स्टेट्स हैं जितनी भी उसमें पूछे जाते हैं बार बार, वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। और इस वीडियो ये कि 5वां वीडियो है, 4 वीडियोस आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो इस 5th वीडियो के अंदर हम क्या कवर करेंगे, इसके अंदर हम आपके 2021 दिसंबर जनवरी वाला जो भी पेपर हुआ था फिलहाल रिसेंटली आपका, इसके अंदर जो भी आपके सवाल थे वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ओके, और आपने सवालों को देख के घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब जो क्वेश्चंस आते हैं उनका पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। अब जो डायरेक्ट सवाल जो है वो नहीं पूछे जाते, क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा लेंदी करके पूछा जाता है, लेकिन चीज़ें वही होती हैं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चंस को देख के परेशान नहीं होना कि भाई हाई ये हम कैसे करेंगे या इतना बड़ा सवाल हम कैसे करेंगे। ये सभी सवाल मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर्स हैं वहां से उठाए हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे 2021 वाले। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने प्रीवियस 4 वीडियोस को नहीं देखा है पहले जो अपलोड हो चुकी हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट है सीटेट पेडागोजी की, वहां पर आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 41 से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में आगे कुछ कथन दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तकों में क्या है, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को चित्रित किया गया है जैसा कि संविधान में उनकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो आपने जो 3 कथन दिए हैं उनको सही का विकल्प यहाँ पे चुनना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगी, जब भी प्रश्न आता है सीटेट में इस तरह के लंबे प्रश्न अब आने लगे हैं, थोड़े से लेंदी कथन वाले, स्टेटमेंट वाले, तो इनको आपने पहले पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसको स्किप कर दें या फिर इसको ऐसे ही टिक कर दें, नहीं। 2.5 घंटे का टाइम बहुत होता है। आगे आप जब DSSB या आप जो भी स्टेट एग्जाम देंगे वहां आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, तो आप कैसे करेंगे अगर आप यहीं पे घबराएंगे तो। ठीक, तो अभी से अपनी प्रैक्टिस को सही रखें और ये इस तरह के प्रश्नों को हल करने की आदत डालें, तभी आप जो है आप एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा प्रश्न जो है आपको इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और पूछा है कि चयन करें सही विकल्प का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है, बिल्कुल सही है, ये यही हम पढ़ते हैं उनमें। दूसरा है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को चित्रित किया गया है। ठीक, तो यहां तक तो अगर हम देखें तो ये सही है कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं को चित्रित किया गया है कि भाई जो भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो भी हमारी राजनीतिक सत्ता है उससे रिलेटेड जो भी ये दिया गया है, लेकिन इसमें आगे ये जोड़ दिया गया है कि जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। तो ऐसा तो है नहीं कि चीजें बिल्कुल एज इट इज वैसी हैं जैसा कि संविधान में कहा गया है या उनकी कल्पना की गई है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद है सी, लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन ए और सी सही है। अब ऑप्शन ए और सी आपका कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने जो लैंग्वेज दी गई है उसको ध्यान से पढ़ना है बस, वरना बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। समसामयिक मुद्दों सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। समसामयिक मुद्दे क्या होते हैं, जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं, जो हाल फिलहाल चीजें चल रही होती है, उनका पूछा है कि उनको अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं आपके सब्जेक्ट के साथ या उसमें उसको लाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है आपका देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। ठीक है, ये पढ़ने में आपको काफी ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना। तो देखो यही हमें मेन क्या करना है, बच्चे के अंदर यही चीजें डेवलप करनी है कि बच्चा चीजों का विश्लेषण कर सके। उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि सही गलत को जो है उसको परख सके, उनको आंक सके, जो चीजें सही हैं वो सही, जो चीजें गलत हैं वो गलत, इस तरह का उनमें कौशल जो है वो विकसित हो सके। तो ये बिल्कुल करेक्ट है।
सी है आपका सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। तो क्या ये सही है जो सी ऑप्शन दिया गया है? यहाँ पे जो लिखा है ना, सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय में रुचि उत्पन्न करना, अगर यहाँ पे ये वर्ड नहीं होता, ये लाइन नहीं होती, सिर्फ होती विषय के प्रति रुचि पैदा करना, तो ये भी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने जो लाइन डाल दी ना, ये वर्ड जो डाल दिए, इससे आपका सेंटेंस हो गया है नेगेटिव। तो ये आप, ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं कि उनको सनसनीखेज खबरें जो है उनको पढ़ाकर और हम जो उसके इंटरेस्ट डेवलप कर सके, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट है आपका। ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो करेक्ट हैं। तो यहाँ पे ए और बी आपका ये है, ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बस इसी तरह से आपने प्रश्नों को हल करना है। ये सभी सवाल आपके 2021 दिसंबर जनवरी के अंदर जो आपके एग्जाम हुए थे उसमें आए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 43। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। तो सबसे पहले तो अधिगमकर्ता कौन होते हैं? जो जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे या जिनको आप पढ़ा रहे हैं, ठीक, जिनको आप सिखाना चाहते हैं, वो हैं आपके अधिगमकर्ता। ठीक, तो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो अधिगमकर्ता हो गए यहाँ पर। तो सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। सक्रिय, बहुत ये पहले भी आ चुका है प्रश्न, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में। उनको प्रेरित करती है किन चीज़ों के लिए? व्याख्यान को सुनना और साझा करने किए गए पर निर्भर रहना, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है उनको सुनना और जो उन्होंने बताया बस उस पर निर्भर रहना। क्या ये एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान के अधिगमकर्ता के लिए एक प्रेरित करती है इस चीज़ को? दूसरा, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी लेना। ठीक, तीसरा है चर्चाओं को न्यूनतम रखना। क्या ये सही है? पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। तो देखिए यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो आपका ये नहीं है कि भाई आपने सिर्फ उन पर ही निर्भर रहना है जो हमें टीचर पढ़ा रहा है, हम अलग से भी चीज़ों को पढ़ते हैं। एक सक्रिय, क्योंकि यहाँ पर एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ता को डिफाइन, मतलब उसकी तरफ यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। तो चर्चाओं को न्यूनतम रखना ऐसा भी नहीं है, और सिर्फ पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, तो ये तो कभी भी नहीं होता। ठीक, तो क्या है, जो एक एक्टिव लर्नर होगा वो क्या होगा? चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी लेना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा कि वो चाहेगा कि भाई पढ़ने के बाद जो हम प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करें और चीज़ों को और ज़्यादा सीखें। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? काफी सिंपल सवाल है। विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास बच्चों को इंगित करना, यानी कि मानचित्र हम मैप दिखा दें बच्चों को और उसमें दिखा दें बाजार वगैरह, इस तरह से होते हैं। सी है आपका पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना। डी है एक दुकानदार को कक्ष में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो आई होप इसका आंसर आपने सबसे सही जो है वो ऑप्ट किया होगा। आपका ये है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट होगा कि जब एक बाहर से जो है हमारा एक दुकानदार आएगा, वहाँ पे साक्षात्कार के लिए उसको आमंत्रित किया जाएगा, तो सारी चीज़ों को वो कैसे बताएगा? वास्तविक तरीके से बताएगा कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे तो सिर्फ बच्चा देखेगा, सिर्फ विजुअल लर्निंग होगी। ठीक, यहाँ पे भी लगभग वही होगी। पाठ्य पुस्तकों में भी क्या पढ़ रहा है बच्चा? देख रहा है, सुन रहा है बस। लेकिन यहाँ पे जब बच्चा जो डी है, ये आपका ऑडियो विजुअल लर्निंग होगी विद एक्सपीरियंस। जो साक्षात्कार देने दुकानदार आएगा वो सारी चीज़ों को वास्तविक रूप से बताएगा कि किस तरह से जो है बाजार जो है चलते हैं, या जो भी गतिविधियां वहाँ पर होती हैं वो यहाँ पर बताएगा। तो ठीक, तो इस तरह से ये वाला आपका हल होगा। यहाँ पे बाजार की जगह आपका और कोई ऑप्शन भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल का बताया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर पूछा जाता है कि हॉस्पिटल विषय को परिचय देने के लिए शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि हॉस्पिटल में बच्चों को विजिट कराया जाए। अगर वो आएगा तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बजाय जो बाकी के 3 होंगे कि उनको चित्र दिखा दें, उसके बारे में बता दें, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा करवा दें। ठीक, लेकिन अगर आप विजिट कराएंगे वहाँ पर, ठीक, तो वहाँ से बच्चे अच्छे से समझेंगे, या फिर किसी डॉक्टर को हम जो है ऐसे साक्षात्कार के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ता में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ता में विकसित करने हेतु
शिक्षक को बल देना चाहिए, यानी कि उसके व्यवहार में वो चीज़ आए। भूकंप यहाँ पे चर्चा टॉपिक है, भूकंप व्यवहार में क्या चीज़ पर बल देना है ये बताना है आपने। भूकंप की घटना पर चर्चा करना, उससे जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना, उसके प्रकार बताना, या फिर भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने भूकंप के बारे में मेन क्या हम होता है क्या पढ़ाते हैं, ये चीज़ें तो पढ़ाते ही हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि व्यवहारिक कौशल की यहाँ पे बात हुई है तो ज़रूरी है कि यदि कभी कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि भूकंप आया है तो बच्चे बजाय इसके कि इन चीज़ों को याद करें, वो क्या करेंगे, उनके व्यवहार में क्या चीज़ आनी चाहिए कि उसके दौरान जो सावधानियां बरती जानी है वो उनको वो चीज़ें याद आए और वो सावधानियां उस तरह की बरते। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। तो विविधता क्या होती है आपकी, डाइवर्सिटी होती है। जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं अनेक रूप, ठीक है, बहुत सारे रूप से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, विविधताओं से भरा हुआ है, यानी कि यहाँ अलग अलग जाति, धर्म, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग स्थान से आते हैं। तो क्या है यहाँ पे उचित प्रतीक पूछा है। यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकार करता है, असमानता को, ठीक है, यहाँ पे समानता नहीं असमानता की बात हो रही है। लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है या लोगों के बीच एकरूपता को बढ़ाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह लोगों की विशिष्टताओं को स्वीकार करता है। विशिष्टताएं हैं, अलग अलग हैं, तो इसीलिए तो विविधता है ना। विविधता का मतलब ही क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के लोग, डाइवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो भी अलग अलग चीज़ें हैं, विशिष्टताएं हैं, उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आपका यहाँ पर एक ये सिग्निफिकेंट जो दिया गया है ये पॉजिटिव है। इसके अलावा जो ये क्यों नहीं हो सकते, देखिए यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकार करता है, तो असमानता की बात नहीं हो रही यहाँ पे। असमानता तो हो गया ना कि नेगेटिव वर्ड हो गया कि लोगों के बीच असमानता को स्वीकार करता है, पर विविधता जो है वो असमानता नहीं है, ठीक है, वो विशिष्टता है। लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। और लोगों के बीच एक रूपता को बढ़ाता है, एक रूपता की बात नहीं, अनेक रूपता की हो रही है, ठीक है। विविधता का मतलब अनेक रूपों से है, अनेक विशिष्टताओं से है, ना कि एक रूपता से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन आपका क्वेश्चन नंबर 47 काफी इंपॉर्टेंट है। अगले 3 सवाल आप ध्यान से देखें इन्हें। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय उपागम में से किसे उपयुक्त समझा गया है। ठीक, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण और अनुभव से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है कि आप प्रत्यक्ष उदाहरण अनुभव से सीख रहे हैं, बिल्कुल सही है। जो उच्च माध्यमिक स्तर की आपकी पुस्तकें हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, यदि आपने वो देखी हैं, पढ़ी हैं, कभी पढ़ी होंगी, बिल्कुल आपने पढ़ी होंगी अपने टाइम पे जब आपने क्लास पास आउट की होगी, तो उसके अंदर क्या है कि आपको स्टोरी फॉर्म में चीज़ें दी हुई हैं और अनुभव के आधार पर चीज़ों को सिखाया जाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, तथ्य और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, यानी कि हमें रटना थोड़ी ना है चीज़ों को, उनको याद थोड़ी ना करना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है, बी आपका जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ये वाला, ठीक है, बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही नहीं है। तथ्यों और आंकड़ों पर जो है कभी भी हम फोकस नहीं करते कि बच्चा जो है उन चीज़ों को रटे, हमेशा अनुभव और प्रत्यक्ष उदाहरणों के माध्यम से जो है हम सिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ठीक, उच्च प्राथमिक स्तर आपका वही 8 तक होता है, 6 to 8 क्लास। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना, पृथ्वी के जीवन को आवास के रूप में समझना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश का अध्ययन करना। ठीक है, समझते जाएंगे इसको आप साथ साथ। भारत के अतीत और सामूहिक विकास का अध्ययन करना, तो ये भी आपका सही है। हम पढ़ते हैं जीवन के आवास, जो भी हम पृथ्वी के बारे में, उसके आवास के बारे में चीज़ों को समझते हैं हम अपनी भूगोल में। राज्य देश के बारे में पढ़ते हैं और अतीत और आपके सामूहिक विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ये भूगोल पढ़ते हैं, यहाँ आपका पॉलिटी पढ़ते हैं, ये आपका हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर ऑल जो है ए बी सी जो सभी क्या है वो करेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ठीक है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 2 सवाल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नए सवाल हैं थोड़े से। ठीक है,
ये आपका 2000 उसमें भी पूछा गया है, 21 में भी और 19 में भी पूछा गया है ये सवाल जो नेक्स्ट है इसका वो वाला। तो यहाँ पे पूछा है प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्मारक, पाठ्यपुस्तकें, आत्मकथाएं, विश्वकोश। तो प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? प्राथमिक स्रोत अगर हम एसएसटी की बात करें, सामाजिक अध्ययन की बात करें, तो ऐसे स्रोत होते हैं जो अपने मूल रूप से पाए जाते हैं, अपने मूल रूप में पाए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको ही कहते हैं हम प्राथमिक स्रोत। ठीक है, ये क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपका हो सकता है स्मारकें, स्मारकों में हम कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा जो मूर्तियां हो गई मान लीजिए, या फिर जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने होते हैं, आप सभी को पता है, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, सांची स्तूप हो गया, या और कोई चीज़ें होगी, लाल किला, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये क्या है? आपकी प्राथमिक स्रोत हैं। इनमें किसी भी तरह का बदलाव ना तो करते हैं ना ही होता है, ये आपके मूल रूप से पाए जाते हैं, वो एज इट इज़ रहते हैं। तो इसमें प्राथमिक स्रोत का उदाहरण पूछा है। तो प्राथमिक स्रोत कहाँ है? यहाँ पे आपका मैंने बता दिया स्मारक हैं, जबकि पाठ्य पुस्तकें, आत्मकथाएं, विश्वकोश। पाठ्य पुस्तकें तो बदलती रहती हैं, आत्मकथाएं भी अलग अलग लोग लिखते रहते हैं, और विश्वकोश में भी ऐसा ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाएगा मान लो मनुस्मृति, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका मनुस्मृति वगैरह या ऐसी किसी पुस्तक का नाम आ गया, तो ये क्या हो जाएगी? ये आपका प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। या फिर आ जाए कोई लिखा हुआ धार्मिक ग्रंथ, जैसे आपके वेद ही आ जाए मान लीजिए, ठीक है, 4 वेद हैं आपके, वो 4 नाम आ जाए, उनमें से कोई एक लिखा जाए, तो वो क्या है? प्राथमिक स्रोत है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये नया सा सवाल है, आगे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है? तो प्राथमिक जैसे मैंने आपको बताया, आपका ओरिजिनल वर्जन जो होता है वो आपका प्राथमिक हो गया। द्वितीयक स्रोत क्या हो गया? द्वितीयक वो हो गया जिसमें कि प्राथमिक स्रोत हैं उनके अंदर थोड़ी व्याख्या कर दी जाती है, थोड़ा विश्लेषण कर दिया जाता है या बदलाव कर दिया जाता है, वो आपके जो है आपके द्वितीयक स्रोत होते हैं। ठीक है, इनमें जो है आपके जो प्राथमिक स्रोत हैं उनको चित्रात्मक या फिर ग्रामीण वर्णन जो है उसमें करते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक स्रोत कहेंगे। जिसमें कि बदलाव हो चुका है या बदलाव की संभावना है और उसको बदला जा चुका है, वो आपका द्वितीयक स्रोत होगा। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे। तो इसमें आप पूछा है कि इसका उदाहरण, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण बताइए। तो भारत का संविधान, क्या आप इसको क्या कहेंगे? क्या है ये? ये है आपका प्राथमिक स्रोत। स्मारकें, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ आपको, क्या होंगे? प्राथमिक स्रोत। रविंद्रनाथ की पेंटिंग, रविंद्रनाथ की पेंटिंग उन्होंने खुद ने बनाई है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, मूल रूप से है, तो आप इसको भी क्या कहेंगे? प्राथमिक स्रोत। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, हमारे अतीत कक्षा 6th की एनसीईआरटी इतिहास की पुस्तक। तो आपका ये क्या हो जाएगा? द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। नीचे आपकी यहाँ पे एक शॉर्ट आपको फटाफट आंसर की, अगर आप पॉज करके वीडियो देखेंगे स्किप कर करके और आप टिक लगाएंगे तो आप ये भी देख सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स भी यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो अगर इससे पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं अब तक, जो 1 to 40 तक के प्रश्न हैं आपने नहीं देखे हैं 4 वीडियोस के अंदर, तो आप उनको भी फटाफट देख लें। जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे आपको अब तक कराए हैं वो सभी प्रश्न आपके प्रीवियस आ चुके हैं, आपके पेडागोजी के शिक्षण शास्त्र से जुड़े हुए सारे प्रश्न आपके आ चुके हैं। और मैं बार बार आपसे वही कह रही हूँ कि इसी तरह से क्वेश्चंस को जो है वो घुमा फिरा के दिया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका आरटेट में आया है आज, वो अगले साल आपका सीटेट में आ जाएगा, जो सीटेट में आया वो एचटेट में आ जाएगा। ठीक है, यूपी टेट का आया हुआ सीटेट में आ जाएगा, या सीटेट का आया हुआ यूपी टेट में आ जाएगा। तो ये सभी प्रश्न इसी तरह से घूमते रहते हैं। कंटेंट तो देखो उतना ही रहेगा ना। मान लीजिए आपके जो भी आपका है कंटेंट, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, क्षेत्र, प्रकृति, जो भी है, जो भी उनकी विधियां हैं वो तो वही रहेंगी, वो तो बदलेंगी नहीं, है ना। लेकिन प्रश्न जो है उसी में से आते हैं और वो घूम फिर के आते हैं। जिस तरह की लैंग्वेज होती है वो अलग अलग प्रश्न जो भी आते हैं उसमें पूछी जाती है, और वही प्रश्न अगले साल जो है किसी और एग्जाम में दे देते हैं। ये इस तरह से ही घूमती रहती हैं चीज़ें। तो आपने प्रीवियस ईयर उसको कंप्लीट करना है, ये वीडियो हो जाएगा। इसके आगे के जो भी नेक्स्ट वीडियोस हैं मैं वो फटाफट कोशिश करूँगी आपकी जल्द से जल्द आपकी नवंबर के अंदर जो है आपकी इसकी जितनी वीडियोज़ बन सकेंगी, ठीक, वो मैं आपको बना के अपलोड कर दूंगी। साथ ही साथ आपको मैंने बताया था कि आपकी जो NEP है उससे रिलेटेड आपका जो कंटेंट है वो रेडी हो रहा है। देखिए, क्वालिटी कंटेंट रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने उस दिन आपको कहा था मैं कर दूंगी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा, आपको NEP 2020 का,
तो उसमें बहुत ही अच्छा मैंने एक कंटेंट रेडी किया है। उसके बाद आपको पढ़ने के बाद उसके MCQs को सॉल्व करने के बाद आपको जो है, मुझे लगता नहीं है कि भाई CTET या फिर इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको पास करने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी या कहीं और से पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप CTET SST की पेपर की तैयारी कर रहे हैं या SST से जुड़े किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। SST का अलग है और मेरा मेन चैनल है जो इसका अलग है। ठीक है, ताकि CTET पे आपकी एक्स्ट्रा वीडियोज़ ना आ जाएँ, सिर्फ CTET से जुड़ी हुई जाए। ठीक है, तो आप चाहे तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।